बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं इस शुक्रिया के साथ कि आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमें सिखाते रहते हैं, हमारे आप गुरु हैं और आप अपना नॉलेज हमसे शेयर करते रहते हैं। और आज भी हम इस सेशन को बहुत वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि इंशाल्लाह वील हैव अ चांस टू लर्न अ लॉट एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अपने पाथ पे ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे। आज की आपके टॉक का जो टॉपिक है वो डिसिप्लिन टू मूव ऑन द पाथ। तो वेलकम और ओवर टू यू। Bismillahirrahmanirrahim. God give me strength to change the things that ought to be changed, serenity to accept that cannot be changed, and the wisdom to know the difference. This day will never come into life, into our lives again. So this is a gift from God, and let us celebrate it with thank and with thankfulness. और इस शुक्र के साथ कि खुदावंद ताला हमें इसमें पॉजिटिव अपने एटीट्यूड्स को पॉजिटिव चीज़ों को डेवलप करने की हिम्मत और हौसला दे। सबसे पहले तो मुझे सबसे पहले मुझे कंग्रेचुलेशंस कहना है, मुबारकबाद देना है कि हमारे 24 इयर्स का जो सोल्सपा फैमिली का एक टाइम पूरा हुआ है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कमिटमेंट थी और बड़ी डिटर्मिनेशन थी। हम भी इस सफ़र में कुछ थोड़ा साथ चलते रहे। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा था कि पाथ तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन या हमारी डेस्टिनेशन एस्पायरेशन एक ही है और हम इंशाल्लाह उसमें मूव आउट कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको मिस भी कर रहा हूँ। लेकिन ये भी फील करता हूँ कि इस सफ़र में चलते चलते मैं यहाँ लाहौर शिफ्ट होने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे एक कल्चरल शॉक को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ थोड़ा बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट वैल्यूज को फेस भी करना पड़ता है, उनको एक्सपीरियंस भी करना पड़ता है, उनको देखना ही पड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज। और दूसरा, आज शमीम हबीब की बर्थडे है, तो उनको भी हैप्पी बर्थडे। और उनके लिए भी दुआ खुदावंद ताला से कि अल्लाह ताला उनको ब्लेस करे विद हेल्थ, वेल्थ एंड विद अबंडेंस, और अल्लाह ताला उनकी इज्जत और इकराम में इजाफा करे। नाउ कमिंग टू अवर सेशन, जो थोड़ा सा आज ये कंसर्न इसके था कि हमने लास्ट सेशन जो किया उसमें वक्फा थोड़ा ज्यादा आ गया, और वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग या इंटेलेक्चुअल लर्निंग नहीं थी, वो एक्चुअली इनर अवेकनिंग की बात थी। और उसको थोड़ा टाइम भी चाहिए और वो थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है। ये नहीं कि वो चैलेंजिंग नहीं है, ये नहीं है कि उसमें सिर्फ इंटेलेक्चुअली सोचना है, बल्कि एक अवेकनिंग का प्रोसेस है जिसमें से हम गुजरते हैं और उसको हम देखते हैं। तो हम उसको एक दफा एक रिफ्रेश कर लेते हैं। जो मेन चीज थी उसमें तीन जो क्वेश्चन थे जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे, और उसमें ये तीन क्वेश्चन थे। व्हाट डू आई लव टू डू? तो इसमें हम जो बात लास्ट टाइम कर रहे थे सीक्रेट ड्रीम की, सॉरी एक मिनट, लास्ट टाइम काशिफ भी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि हमारे सीक्रेट ड्रीम्स क्या है। तो मैंने देखा कि लास्ट टाइम जब हम उससे पहले एक्सप्लेन भी मैंने थोड़ा कर दिया था, लेकिन हम जब लास्ट टाइम सेशन किया था चेंजिंग द सेंटर का, ट्रांसफॉर्मेशन का, तो हम उस प्रोसेस में उसको एक्सप्लोर करते करते हम पहुंचे थे कि हमारे सीक्रेट ड्रीम्स हैं क्या।
सिर्फ स्टेप बाय स्टेप हम वहां पे पहुंचे थे और हम उनको जानने की कोशिश की थी कि हमारे सीक्रेट ड्रीम्स क्या है, और हम क्या करना चाहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसके ऊपर एक्सप्लोरेशन की जरूरत थी, जिसको जानने की जरूरत थी, हमें पहचानने की जरूरत थी। और मैं होप करता हूं कि सब लोगों ने इसके ऊपर काम किया होगा। डीप क्वेश्चन था। और उस इसीलिए जैसे मैंने कहा कि बाहर की दुनिया तो हम समझ लेते हैं, लेकिन अपने अफकार की इस दुनिया में सफर करने के लिए भी अंदर जाना पड़ता है, उसको वहां से जाके उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट था वो था कि व्हाट आई एम गुड एट। ये हमारी वो स्ट्रेंथ्स हैं जिनके ऊपर हम अपनी नई जो हम फाउंडेशन है हमारी, जिसके ऊपर हम बिल्ड करना चाहते हैं अपनी नई लाइफ के स्टाइल को, नई लाइफ को जो हम जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन सेकंड था कि व्हाट एम आई गुड एट, कि मैं किस चीज में, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, जिन स्ट्रेंथ के ऊपर मैं अपने आप को बिल्ड कर सकता हूँ। बाज दफा ये सारी चीजें अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर हमारे पास होती हैं, लेकिन हमको समझ नहीं होती, उनको जानना बहुत जरूरी है। हम इन स्टेजेस को ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि हमारी मे बी इट कुड बी अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कि हमारे पास है तो सही, और मे बी इट इज ऑल पॉजिटिव, और वो रहे पॉजिटिव तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी वजह से नेगेटिव हैं जिनको हम स्ट्रेंथ कह सकते हैं, बाज दफा ईगो आप अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं, लेकिन ईगो अपनी स्ट्रेंथ होती नहीं बुनियादी तौर पे। और उस स्ट्रेंथ को मजीद चेंज करने के लिए में फिर जानने की कोशिश करनी पड़ती है, कि हम अपने वैल्यूज को जानने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम समझते हैं कि कौन सी हमारी जो है जिसके हम कह सकते हैं कि हम किस एरियाज में गुड है, क्या वो पॉजिटिव है वो या नेगेटिव है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था, व्हाट एम आई गुड एट, हमारी स्ट्रेंथ्स हैं जिसके ऊपर हम बिल्ड करना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू मी। और जैसे ही मैंने कहा कि ये हम लास्ट टाइम हम जब हैप्पीनेस की डेफिनेशन कर रहे थे, तो हम उस एरिया को जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी इन द एरियाज ऑफ योर लाइफ दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज कौन से हैं आपके, जहां आप जाना चाहते हैं, और ये आपकी इफेक्ट करते हैं आपकी हैप्पीनेस के साथ। तो हम जी, आवाज आ रही मेरी सही? ओके। जी तो सर, आ व्हाट रही इज है। इम्पोर्टेंट, अच्छा ठीक है जी। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू मी इज द एरिया, कि हम कहाँ अपनी हैप्पीनेस को हम सर्च करना चाहते हैं, हम किन एरिया में जाना चाहते हैं, किन एरिया को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि हम लोगों ने उन एरिया, हमने उन चीज़ों का एक्सप्लोर किया होगा, हमने उन चीज़ों को जाना होगा। अगर हम वहां पे स्टेजेस पे पहुंच चुके हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको एक्सप्लोरेशन का जो प्रोसेस है वो 1 2 4 दिन का नहीं है। ये हमको डिटेक्ट करना पड़ता है, हमें इसको खुद बनाना नहीं पड़ता, बल्कि हमारे अंदर से ये सारी चीजें आती हैं, फिर हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं, फिर वो हमारी पर्पस की स्ट्रेंथ्स को अवेकन भी करते हैं, हमें स्ट्रांग भी करते हैं, और हम आगे सफर करने के लिए मजबूत भी करते हैं। इसके बाद जो था, हम सेकंड पार्ट में आते थे, तो उसमें हम जो देखना चाहते थे वो था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। उससे पहले हम एक दफा फंक्शन कर चुके हैं, हमारी वैल्यूज क्या है। एक तो ये कि हमारी वैल्यूज हम खुद जानते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या है, दूसरा ये है कि हम उनको एक्सप्लोर करने की भी जरूरत है कि हम किन वैल्यूज के ऊपर खड़े हैं, और क्या वो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हैं जिनके ऊपर हम खड़े हैं। अगर वो वैल्यूज कमजोर है तो हमें उनको चेंज करने की जरूरत होती है। लेकिन उसको अपनी अवेकनिंग में लेके आना जरूरी है कि हमारी वैल्यूज क्या है जिसके ऊपर हम फंक्शनिंग कर रहे हैं इस वक्त। तो वो भी एक पार्ट था हमारी एक्सप्लोरेशन का, कि हम उसको मजीद एक्सप्लोर करें और उसको जानने की कोशिश करें कि हमारी वैल्यूज क्या है। और मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर भी आप लोगों ने काम किया होगा, कि ये मैं समझता हूँ कि हम फाउंडेशन ले कर रहे हैं अपने अपनी 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 जो बिल्डिंग हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसकी उनकी फाउंडेशन हम जानना चाहते हैं कि हमारी फाउंडेशन क्या है, ताकि जो बिल्डिंग जो भी बने वो मजबूत बन सके हमारे हिसाब से। तो उसमें हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारी बिल्डिंग के इसमें जाने के लिए, कि हमारे कौन से वो एरियाज हैं जिसके ऊपर हम इनको सबको
एक्सपैंड करने की जरूरत है, सबको डेवलप करने की जरूरत है, और सबकी जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको दूर करने की जरूरत है। और क्या हम उनमें एक्टिव हैं इस वक्त या नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था हमारे पर्पस का, हमारी बिल्डिंग का, जिसके ऊपर हम बेस बनाना चाहते हैं सारी, वो हमारी 6 कैटेगरीज थी। 6 कैटेगरीज थी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थी, पहले हमने जिसको डिस्कस किया था, वो बीइंग थी। व्हाट नॉरिशेस योर स्पिरिट। एक स्पिरिचुअल साइड की जो है वैल्यू थी, जिसके ऊपर हम जानना चाहते हैं कि हमारी हमारी इनर स्ट्रेंथ कहाँ पे है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी लाइफ की जो इनर एनर्जी है, हम उसकी कहाँ से डिराइव करते हैं वो। तो बीइंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। कि हमारा वो एरिया जो बहुत जरूरी है, और उसको अगर बेहतर है बहुत अच्छी बात है, अगर बेहतर नहीं है तो उसको डेवलप करने की जरूरत है, हम उसको भी मजीद डेवलप करें, ताकि हमारी फाउंडेशन जो ले हम कर रहे हैं उसके ऊपर एक बेहतर तौर के ऊपर अपनी फाउंडेशन को ले कर सके। दूसरा था हमारा बॉडी का, दैट इज द वेसल फॉर द जर्नी। कि हम इस बॉडी को, हम अगर इनसे वो इसको फंक्शनिंग में लेके आना है, तो हमें उसको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, तो फंक्शनिंग रखने की जरूरत के लिए हमें बॉडी के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं या नहीं करते हैं, कितना टाइम देते हैं, क्या हम अपनी उसको उस एनर्जी को जो जरूरी है बॉडी के लिए, क्या हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं या नहीं। तो ये एक दूसरा पार्ट था उस कैटेगरी का। तीसरा कैटेगरी कैटेगरी जो थी वो ब्रेन था। और ब्रेन मीन्स कि हमारी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स क्या है। जैसे हम सब माइंड साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, जानते हैं सब चीज़ों को, इनको जान रहे हैं कि हमारा एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है। तो हम सिर्फ एक पाँव पे खड़े नहीं रहे, हम दोनों पाँव को एक्टिव रखें, और उसको जानने के लिए क्या करते हैं हम, कि ब्रेन की हमारी जो है वो एक्टिविटी को भी एक्टिवेट करें। उसमें क्वेश्चन जो है जानना चाहते हैं हम, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हम जानना चाहते, ब्रेन के जरिए अपनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को अवेकन रखना चाहते हैं, एक्चुअल एक्टिविटी को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा जो थर्ड कैटेगरी थी इसकी, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बात कर रहे हैं, वो ब्रेन की थी। फिर यह है कि हमारी रिलेशनशिप्स क्या है, द क्वालिटी एंड नर्चर ऑफ योर नेचर ऑफ योर रिलेशनशिप्स। क्या आपकी रिलेशनशिप्स किस तरह से हैं, लोगों के साथ आपके कनेक्शंस क्या है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि अगर आपकी अपनी रिलेशनशिप अपने साथ बहुत अच्छी है, अपनी इनर साइड के साथ बहुत अच्छी, तो आपकी रिलेशनशिप आउटर वर्ल्ड के साथ भी, दुनिया के साथ भी बहुत अच्छी है। किस तरह के लोगों से मिलते हैं, क्योंकि द आउटर सर्कमस्टांसेस आर ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर सर्कमस्टांसेस। जो आप अंदर से लेके निकल रहे होते हैं, वही आपकी बाहर की दुनिया के साथ चीजों को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारी ये कैटेगरी थी, उम्मीद है इसके ऊपर भी काम किया होगा आप सब लोगों ने। और फिर हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम अपने टाइम को किस तरह से हम करते हैं, लेके चलते हैं। और टाइम का लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि टाइम भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और हम उसको करना है, उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आज हम इसको ज़्यादा मजीद और एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी जगह कि मनी क्या चाहिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में फ्रैंकली। कि हम जब अपना एक हायर पर्पस ले लेते हैं, हायर पर्पस को जान लेते हैं, अपनी बुनियादों को सही हम तौर पे फाउंडेशन ले कर देते हैं, तो फिर हमें ये समझने की जरूरत है कि ये मनी जो है मुझे कितनी चाहिए और किस मकसद के लिए चाहिए। जैसे मैंने चाहा कि एम्बिशंस, तो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि एम्बिशंस तो बहुत अच्छी बात है, यू मे हैव योर एम्बिशन, दैट्स गुड। लेकिन जब वो ग्रीड की पोजीशन में पहुंच जाती तो फिर डैमेजिंग है। तो छप्पर पार के जो आपको मिलती है सारी मनी जो मिलती है, अगर वो कहीं ऐसी फेजेस में जाके आप स्पेंड कर रहे हैं जो कि डैमेजिंग है, तो डैमेज करती है। और ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के पास जिनको बहुत बिलियनर्स थे, हमारी हिस्ट्री हमारे सामने मौजूद है। तो उन बिलियनर्स की जिंदगी कैसे गुजरी है, और उनकी जिंदगी के साथ क्या कुछ नहीं हो गया है। तो मनी किस काम के लिए चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि एक मिसाल के तौर पे पर्पस है कि आदमी ग्रीड की वजह से मनी को इकट्ठा करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, पकड़ना चाहता है, सारा कुछ करना चाहता है।
लेकिन एक के पास मनी आ रही है, लेकिन विद द सेंस कि वो कहता है कि मैं ऐसी जगह के ऊपर मनी को एक्टिवेट करूं या बिजनेस को एक्टिवेट करूं यहाँ के बाकी लोगों को भी उसका हिस्सा मिल जाए। जैसे कोई ऐसा काम करना चाहता है, वो कहता है कि जी मैं ऐसा काम यहाँ पे करता हूँ, इतने लोगों को जॉब मिल जाएगा, इतने लोगों को नौकरी मिल जाएगी, इतने लोगों का भला हो जाएगा, मैं यहाँ को काम कर लूंगा। तो वो एक पार्ट ऐसा है कि आप जैसे कहते हैं कि अल्लाह कहता है कि मुझे कर्ज दो, कर्ज हसना दो। तो एक तरह से कर्ज हसना आप दे रहे हो, उसको कर्ज हसना वापस लौटा भी रहा है। तो मनी के हवाले से एक बहुत बड़ा जो आपका क्वेश्चन है या आपकी जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो जरूर होनी चाहिए कि मनी का आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी मनी चाहिए। आपकी एम्बिशंस हो सकती हैं, लेकिन उसको ग्रीड की हद तक ना ले जाएं, वो आपकी जो लाइफ के सारी को एक तरह से डैमेज करके। और सिर्फ हिस्ट्री हमारे साथ में लास्ट टाइम उसकी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। तो उसके बाद जो था हम आते हैं कि फिर हमने कहा था कि हम 5 ईयर बॉटम लाइन में जाना चाहते थे। तो 5 ईयर बॉटम लाइन का हमने सेट कर लिया था। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने 5 ईयर्स की बॉटम लाइंस को भी अंडरस्टैंडिंग कर लिया होगा या सेट कर लिया होगा। क्योंकि हम टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं। हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि दिन के वक्त में 24 आवर्स हमारे पास मौजूद है, और हम 24 आवर के साथ हमारे 24 एरोज हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अगर हम उनको स्पेंड सही नहीं कर रहे हैं तो हम उनको लूज कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको मकसद को सामने रखते हो कि हमारे सामने टारगेट होना चाहिए, हमारे पास गोल होना चाहिए कि हमारा गोल है क्या, और उस गोल को हिट करने के लिए हमारे पास उस टाइम को स्पेंड करने की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर हमारा गोल सामने नहीं है तो वो आपका टाइम या जो आपके एरोज हैं वो बिल्कुल जाया जा रहे हैं, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, इट इज ब्रिंगिंग नथिंग टू यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पता हो कि आपका गोल क्या है। तो इसीलिए हमने पहले जो लास्ट सेशन हमने किया था उसमें हमने ये किया था कि वो 5 ईयर्स का हम गोल सेट कर लें कि आफ्टर 5 ईयर्स हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। उस हिसाब से, यानी सारी कैटेगरीज के हिसाब से जो एरियाज है हमारे, जैसे बीइंग है, बॉडी है, ब्रेन है, पीपल है, टाइम है या मनी है, ये सारे एरियाज हैं हमारे। हम इन एरियाज को कितना डेवलप करना चाहते हैं और आफ्टर 5 ईयर्स हम किस जगह पे खड़े होंगे। और हम ऑलरेडी लाइफ का जो पैटर्न है हम समझ चुके हैं कि अभी एक वक्त में हम मिसाल के तौर पे आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड इन द बिगिनिंग बट नाउ आई एम वाइज एंड चेंजिंग माई सेल्फ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाते जाते हम जान जाते हैं कि भी जिंदगी कहाँ पहुंचनी है और कैसे जाननी है। और ये हमने लास्ट टाइम भी तय कर लिया था कि कब पैदा हुए थे, आज तक हम कहाँ पहुंच गए हैं, हमारी स्टेज क्या है, और यहाँ तक हमारे साथ क्या कुछ हो गया है, हमने क्या सबक सीख लिए हैं, और बाकी जो जिंदगी बची है उसको तय कर लें कि आप कब तक समझते हैं कि आपको जिंदगी में जिंदा रहना चाहिए, ताकि आप जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने आपको ये लाइफ एक गिफ्ट के तौर पे दी हुई है कि हम उसको गिफ्ट को वापस उसको कैसे लौटाते हैं। तो हम उसके लिए हमारे पास जरूरत, हिम्मत और हौसला होना चाहिए कि हम उसको गिफ्ट अच्छी तौर पे एक बहुत प्यारे तरीके से उनको वापस लौटा के दें अल्लाह ताला को। तो उस हिसाब से हम उनको स्पेंड करने के लिए हमारे पास गोल्स मौजूद होने चाहिए, हमें पास टाइम का स्पेस मौजूद होना चाहिए कि हम इस टाइम में यहाँ पे इस वक्त तक ये कर लेना चाहते हैं। और जहां से हमारे ऊपर जो हमारे कर्जे हैं, हमारी डेट्स जो हैं, वो सारी उतर चुकी हुई होंगी लाइफ के हवाले से। तो उस हवाले से हमने 5 ईयर्स गोल सेट किए था। फिर हमने कहा था कि आप इनको इनको डिवाइड कर लीजिए 1 मंथ गोल्स। तो हम उसको 1 मंथ गोल्स में लेके जाना चाहते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो 1 मंथ के गोल अपने लिए सेट किए हुए होंगे। देखें, एक जैसे हमने कहा था कि हम अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से निकल के हम दूसरी स्टेज पे पॉसिबली ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं जहां हमें कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस हो सकती है कि हमें बहुत सारी चीजों का नहीं पता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं और जान रहे हैं कि हम यहां तक पहुंचे हैं, क्या खराबी हुई है, क्या ठीक किया है हमने, और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और कहाँ कहाँ खामियां भी मौजूद हैं जिनको हमें जरूरत करने ठीक करने की जरूरत है। तो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से निकल के हम कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में आ जाते हैं। और फिर जब आते हैं तो फिर हमारी स्ट्रगल कॉन्शियस कॉम्पिटेंस की होती है। और ये हम जो मैंने कहा कि 5 साल की आपने करनी है, सारी गोल सेट करने हैं, गोल को अपने सामने अपने विजन को क्लियर करना है। तो उनका मकसद यही था कि आप कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में आ जाए। जब
जब ये चीजें हैबिट्स में बदल जाती हैं, हैबिट्स बन जाती हैं, तो फिर आप समझें कि ये एक हिस्सा होता है उसका, आप खुद ब खुद ही करते चले जाते हैं, और फिर वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस हो जाती है। तो हम उस प्रोसेस में जाने के लिए जरूरी है कि हमारे पास गोल्स भी मौजूद हों, हमारे पास उससे सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कि हमारे पास पर्पस मौजूद हो, हमारे पास उसको ये पता हो कि हमारी जिंदगी क्या है और हमने क्या कहाँ जाना चाहते हैं, और ये पर्पस हमारे लिए क्या लेके आ रहा है और हमारी जिंदगी के मकसद में क्या दे के जा रहा है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने पर्पस स्टेटमेंट भी तैयार कर ली होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप मूव ऑन करने के लिए, आपको स्टिमुलेट करने के लिए कुछ चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। तो ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि हम इंटेलेक्चुअल तौर पे तो कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल तौर पे समझने की जरूरत महसूस भी हो रही है, देख भी रहे हैं, लेकिन उसको बीइंग के तौर पे अंडरस्टैंड करना, बीइंग के तौर पे उसको अपने ऊपर लेके उसका पार्ट बन जाना जरूरी है कि हम ये जो सारी चीजें कर रहे हैं इनको हैबिट्स में तब्दील करें, ताकि ये चीजें ऑटोमेटिक एक पोजीशन में आना शुरू हो जाए। तो आज का हमारा जो ज्यादा पार्ट होगा वो हमारा इसी टाइम के ऊपर ही होगा कि हम इस अपने टाइम को किस तरह से जो है बेहतर साइड पे लेके हम मूव कर सकते हैं। तो तो हमें जानने के लिए, जैसे मैंने कहा कि एक्सप्लोरेशन का एक प्रोसेस है जो हम इसको खुद नहीं बिल्ड करते बल्कि डिटेक्ट करना पड़ता है। तो पुराने वक्त की बातें मुझे याद आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं वो चींटी की बात सुना रहा था कि एक चींटी थी, उसको बर्फ उसके लग गई पाँव के ऊपर, और उसके लिए मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया चींटी के लिए। तो चल नहीं पा रही थी बेचारी, डिफिकल्टीज में थी, हर चीज में मुश्किल। तो उसने सूरज को जाके रिक्वेस्ट की कि थोड़ी सी रोशनी डालो भाई, मेरी बर्फ पिघल जाए, मैं थोड़ा मूव करना शुरू करूं। सूरज ने कहा कि बीबी मैं तो बहुत कमजोर हूं, जब बादल मेरे सामने आ जाते हैं तो मेरी ताकत खत्म हो जाती है, तो तुम बादलों के पास जाओ पहले कि उनको कहो रास्ता छोड़ दो, ताकि मैं आपकी लाइट जो है वो रोशनी जो है तुम्हारे पाँव पे देख सकूं। तो बादलों के पास जाती है कि भाई थोड़ा हट जाओ ताकि रोशनी आ जाए, मेरी बर्फ पिघल जाए। तो बादलों ने कहा कि हमारी तो ताकत नहीं है, जब हवा चलती है हम तो एकदम से उखड़ जाते हैं, हमारी तो कोई ताकत नहीं, हवा के पास जाओ ताकि वो हमें आगे कर दे, ताकि तुम्हें ये सहूलत मुयस्सर आ सके। हवा के पास जाती है तो हवा कहती है कि भाई नहीं, मेरे पास जब बड़ी बड़ी दीवारें सामने आती है मेरी ताकत खत्म हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती, तो तुम दीवारों के पास जाओ। वो दीवार के पास जाती है, वो दीवार कहती है कि भाई मेरी क्या हिम्मत है, मेरी तो दीवारों को चूहे जो है वो खोद देते हैं, और फिर हवा का एक धक्का लगता तो मैं तो गिर जाती, मेरी ताकत वो नहीं है, तुम चूहे के पास जाओ। तो वो चूहे के पास जाती है, चूहा कहता है कि मेरे से ताकत ज्यादा बिल्ली की है, मेरी क्या हैसियत है, तुम बिल्ली के पास जाओ। तो बिल्ली के पास जाती तो बिल्ली कहती है कि भाई नहीं, कुत्ता जब आता है तो मैं तो भाग जाती हूँ, मैं तो टिकती ही नहीं हूँ, मेरे से ज्यादा ताकतवर कुत्ता है और तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकेगा। तो वो कुत्ते के पास जाती तो कुत्ता कहता नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, जंगल का बादशाह तो शेर है, जब वो आता है हम सबको भगा देता है, तो मैं कहाँ जाऊं। तो शेर के पास जाती है कि भाई थोड़ी मेरी हिम्मत करो, कोई थोड़ी मेरी मदद करो ताकि मैं इससे जान छुड़ा लूं बर्फ से। तो वो जब शेर के पास जाती, शेर कहती बीबी ये इंसान जो है ना ये बड़ा तेज और होशियार है, ये तो कहीं छुप के बैठा होता है, दूर से कोई फायर करता है मुझे, कभी कोई तीर मार देता है मुझे, तो मुझे तो पता भी नहीं चलता वो तीर और फायर कहाँ से आता है, और मेरे तो खत्म कर देता है। तो तुम किसी इंसान के पास चली जाओ। तो वो उसी अल्लाह के बंदे के पास जाती, वो अल्लाह का बंदा होता है, अल्लाह ताला के रज़ा के सामने सबमिशन में होता है। तो उसके पास जाती कि भाई मेरी को मदद करो, मैं तो सारी घूम घाम के आ गई, मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली, तुम मेरी हेल्प करो और मुझे आगे जाने दो। तो उसने कहा बीबी मैं कौन सा इंसान हूँ, मैं तो सब कुछ अल्लाह ताला से मांगता हूँ और उसके सामने दुआएं करता हूँ, ये देखो मैंने उसके हाथ फैलाए हुए सामने, उसके पास ही जाओ, तुम्हारे हाल सारे उसके पास ही मौजूद हैं। तो वो वहां पहुंचती है तो अल्लाह ताला कहता है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। तो ये हमारे लाइफ पर्पस की जो एसेंस है, एसेंस है,
अगर आप इस तलाश में जाके वहां कनेक्ट कर देते हैं तो फिर एक वो पोजीशन है जिसको हम कुन फयकून कहते हैं। सिर्रे आदम है ज़मीर कुन फका है जिंदगी। उस पोजीशन में आते हैं कि जब आप उस सबमिशन की तौर पे आ जाते हैं तो फिर आपका पर्पस भी सारा सामने है, फिर आपकी सारी चीजें आपके सामने है, एंड देन यू मूव ऑन द राइट पाथ। और जैसे लास्ट टाइम शायद मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि राइट पाथ नजर आना शुरू होता है। पहले तो आपकी दुआ कबूल हो जाती है। आप दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। तो अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखा देता है, लेकिन सीधा रास्ता देखना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आंखें इतनी खुल जाती हैं कि पहले तो वो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से आप कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में आ जाते हैं। हमें पता है कि रास्ता यही है, लेकिन उसमें खाइयां भी हैं, उसमें सारा कुछ है, खड्डे भी हैं। अब इसके ऊपर से ही गुजरना पड़ेगा। तो जब वो रास्ता हमारे सामने आता तो हम उसके ऊपर चलना शुरू करते, तो फिर हमें अंदाजा होता कि ओहो, बेहतर है कि हम इसके ऊपर पुल बना लें, जिसको हम पुल सिरात कहते हैं। इसके ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर चलते चलते हम कई दफा गिरते भी हैं। तो फिर वो याद आता है उसका, कि अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, कन्फ्यूशस का। कि ये रास्ता है जिस पे चलना है हमें, जिसने हमें वहां पहुंचना है। अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ आपको कहाँ लेके जाता है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या बनती है, उसको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या आप सीधे ही जा रहे हैं या उल्टे सीधे जा रहे हैं। तो एक हल्का सा अगर आपको इशारा भी मिल जाता है ना, कि आप लुढ़कते तो जा रहे हैं, लेकिन पता चला कि कहीं खड्डे में ये लुढ़कता हुआ लेके जा रहा है या कहीं बचा रहा है आपको, और आपको थोड़ा सा हिस्सा मिल जाता है कि भाई नहीं, हल्का सा जरा तुम इधर हो जाओगे, तुम बच के निकल जाओगे। तो उसके लिए यही पर्पस का जानना, इसकी एक्सप्लोरेशन का जानना, इसकी समझ को जानना, इसकी डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैंने कहा कि हमने एक महीने तक का हम ले हैं कि एक महीने के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, और हम उसमें फिर हम टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम आते हैं अपने आप उसको कह लें कि लाइफ मैनेजमेंट की तरफ, या आप इसको ये कह लीजिए कि टाइम मैनेजमेंट की तरफ। तो हम मूव ऑन करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, उसके ऊपर उसकी जो अहमियत है उसके हवाले से हम जानना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं। तो टॉपिक हमारा आज का था, पहले उसका थोड़ा सा समझ लेते हैं, डिसिप्लिन का। तो डिसिप्लिन इसको क्या है? स्लाइड को ना आप बड़ा कर दें तो थोड़ा सही नजर आएगा। स्क्रीन को कर दूं? प्ले प्ले में क्या? हाँ, नहीं फ्रॉम मैं लेकिन कर नहीं देता कर हूं। करंट। ठीक है। हाँ ठीक है, अब सही। आप ठीक है? हाँ ठीक है तो। परफेक्ट। ओके। ओके। तो हम डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन सिंपली सेल्फ लव है। इट इज वैल्यूइंग माय वर्थ है। हम जिसको कहते हैं कि टेकिंग पेन ऑन योर ओन बिहाफ, जिसको हम सेल्फ लव की बात कर रहे हैं। टेकिंग पेन ऑन योर ओन बिहाफ फॉर द सेक ऑफ योर ओन और somebody else's स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो डिसिप्लिन जो है वो आप अनईजी वे से निकल के, आप अपनी कंफर्ट जोन से निकल के आप अपनी पोजीशन में आते हैं। तो हम उसको सेल्फ लव कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। और जैसे कहा था, एक मिनट जरा, एक मिनट। क्या हुआ सर? उसके नहीं, बात ठीक हो गया, मैं जरा देखना चाहता था। तो उसमें हम ये थे कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपनी पैकरे खाकी में जान पैदा करे। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन समझ लें कि आप सेल्फ लव का एक हिस्सा है, जिसके लिए हम जानना चाहते हैं कि हम उस कंफर्ट जोन से निकल के हम कैसे मूव ऑन करते हैं। और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जैसे मैंने आपने कहा था कि लास्ट टाइम भी कि टाइम की क्या अहमियत है और फिर उसमें स्पीड की क्या अहमियत है, वो हम बाद में चेक करते हैं। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि डिसिप्लिन में अपने आप को कंफर्ट जोन से लेके निकलना। लेकिन आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे कब? जब आपके पास एक हायर पर्पस मौजूद होगा जहां पे आप मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर आपकी डायरेक्शन सही है, आपको उसमें पहुंचना है वहां पे, तो फिर जो डिफिकल्टीज है वो डिफिकल्टीज नहीं है, वो एक हिस्सा है उसका जिसमें आपकी ट्रेनिंग हो रही है कि आपने ऊपर कैसे जाना है। तो हम उसके लिए लव का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ लव का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और वो उसकी हम लास्ट टाइम उसकी डिफाइन कर चुके हैं कि टेकिंग पेन ऑन योर ओन बिहाफ और फॉर समबडी एल्सेस फॉर द सेक ऑफ योर ओन और समबडी एल्सेस स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो हम डिसिप्लिन करते करते हम ये जानना चाहते हैं कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक चीज जो समझने की है, जरूरी समझने की है, वो है पारेटो प्रिंसिपल। और पारेटो प्रिंसिपल क्या है? पारेटो प्रिंसिपल ये है कि देखें, ये सारी स्टडी उन्होंने कर ली है पारेटो ने, कि दुनिया में जितनी वेल्थ है, 80% वेल्थ जो सिर्फ 20% लोगों के पास है। दुनिया की 80% वेल्थ 20% लोगों के पास है। दुनिया की 20% वेल्थ बाकी 80% लोगों के पास है। जो जॉब्स हैं चल रहे, वो 20% वैल्यू आपको 80% देते हैं, और 80% जॉब जो सिर्फ आपको 20% वैल्यू देते हैं। और ऐसे ही आपका जो टाइम है, जब आप उसको आप 20% वो इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर 20% के ऊपर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जो वैल्यूज मिलती हैं उसकी जो मिलती है वो आपको 80% वैल्यू मिलती है। और जो 80% लोग हैं वो 80% में करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ 20% उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो हमें फिर जानने की जरूरत ये चाहती है कि हमारा जो टाइम है, क्या वो हम 20% में गुजार रहे हैं या 80% में गुजार रहे हैं। तो अगर तो आप वो टाइम अपना 80% में गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू सिर्फ, आपको लाइफ की वैल्यू सिर्फ 20% मिलेगी। और अगर आप अपना टाइम 20% में गुजार रहे हैं, तो फिर आपकी वैल्यू जो है वो आपको 80% मिलेगी। आप उसको 20% की जो हिस्सा है वो आपको 80% की शक्ल में मिलेगा। तो ये पारेटो प्रिंसिपल है, और उसको आप 20-80 रूल भी कहते हैं। तो इसके ऊपर ये देख लेते हैं हम। तो अब जब आपने टाइम को मैनेज करना है तो हम कैसे करेंगे? टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हम ये समझ लेना चाहिए कि हम 20s में अपने आप को एक्टिव कर रखना चाहते हैं या अपने आप को 80s में एक्टिव रखना चाहते हैं। तो 20s में जो एक्टिव रखना चाहते हैं, जब हम अपना पर्पस ले लेते हैं, अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं, हम ये जान लेना चाहते हैं कि एक महीने के बाद हमने ये चीज़ों को अचीव कर लेना है, तो फिर हम उनको जानने के लिए, हम उसको रेगुलेट करने के लिए अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है कि हमारे पास 24 आवर्स है और हम उनको कैसे स्पेंड करना है। तो उसमें जो 20s के जो पार्ट्स हैं, काम वाले जो है पार्ट है, उनको अगर हम समझना चाहें तो उसमें जो कि आपकी दो चीजें हैं खुसूसी तौर पे उसमें। एक तो हैव टू डू है, उस दिन जब आप अपने टाइम आपको प्लान कर रहे हैं अपने टाइम को। एक तो उसमें अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है, हैव टू डू, आपने वो उस दिन करने ही करने हैं। और दूसरा आपका जो है उस पार्ट में है चूज टू डू है, और चूज टू डू में इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट। अब अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में क्या फर्क है? मिसाल के तौर के ऊपर, आप का इंपॉर्टेंट है जैसे फैमिली मेंबर्स है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है लाइफ का है। लेकिन पता चला कि खुदा न खास्ता आपको टेलीफोन एक आता है, अर्जेंट टेलीफोन आता है कि किसी को कोई इशू हो गया है, कोई बीमार हो गया है, या कुछ को मसला बन गया है, या उसको कोई ऐसा इशू है, तो आपके लिए अर्जेंट बन जाता है। तो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। एक तो ये पार्ट है 20s के उसके मैनेजमेंट के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। दूसरा ये है कि उस दिन आप कौन से एरिया को चूज करना है। अब जो आप चूज करते हैं वो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। और और हमारा ज्यादा वक्त जो है चूज टू डू में गुजरना चाहिए। हमारा फोकस इस चूज टू डू के ऊपर रहना चाहिए, ताकि हम अपने टारगेट्स को जो हमने सेट किए हुए, गोल सेट किए, हम उनको की तरफ मूव ऑन प्रॉपर वे में कर सकें। और उसमें जो है 3 एरियाज हैं
एक तो ये है कि आपने हमने जान लिया 6 कैटेगरीज हमारी जिंदगी की है, और 6 कैटेगरीज के ऊपर हमने सेल्फ के ऊपर कितना टाइम लगाना है, अपनी बॉडी के ऊपर कितना टाइम लगाना है, अपनी उस बीइंग के ऊपर कितना टाइम लगाना है, हमारा इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उसके ऊपर कितना टाइम लगाना है, रिलेशनशिप कितना टाइम, ये इन सारे एक सेल्फ का पार्ट है जिसके ऊपर हमने अपने आप को ग्रो करने के लिए हमने आपको सेट कर लिया, डिसिप्लिन कर लिया अपने आप को। दूसरा पार्ट है अदर्स के लिए, कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं काम करते, पीपल्स के लिए भी काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए काम कर रहे हैं, और उनके लिए आप क्या दे के क्या जाना चाहते हैं, और कितना पार्ट है जो आप उसके ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं टाइम का, आपने उस दिन के लिए वो भी आपने प्लान करना है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि आपने गोल सेट कर लिए हैं, अगर आपने गोल सेट कर लिए हैं तो फिर वर्क जो आप कर रहे हैं वो कितने घंटे वर्क करना है, कितने घंटे कहाँ देने, क्या काम करने वाले हैं, वो आपने प्लान कर लेना है उस दिन। तो आपको 20s में जब आप जाते हैं तो आपके दिन के वक्त में आपने 5 साल का एक टारगेट रखा हुआ है, तो वहां जाने के लिए आपका जो पहला दिन है, जब आप शुरू करते हैं तो आपको कम से कम उन एरियाज के ऊपर टाइम को स्पेंड करने के लिए आपके सामने होना चाहिए कि इन एरियाज में मैंने ये टाइम देना। तो एक तो टाइम के हिसाब से अर्जेंट आ गया, इंपॉर्टेंट आ गया, एक्सप्लेन मैंने कर दिया। और सेकंड ये है कि चूज टू डू करना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप खुद चूज करते हैं कि मैंने इसमें क्या काम करना है, लेकिन वो करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। और वो हम जैसे मैंने कहा कि एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपका लव कहाँ करते हैं, आप इम्पोर्टेंट क्या काम करते हैं, आप किन चीज़ों को इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो उनकी तरफ जाने के लिए हमारे पास वो टारगेट्स कम से कम होने चाहिए, ताकि हम उनको हिट कर सकें उन गोल्स को hit करने के लिए। अच्छा, 80s का जो यहाँ पे टाइम गुजरता है हमारा, तो 80s में जो काम है वो डेलीगेटेबल है। डेलीगेटेबल से मुराद है कि ये आप पर्सनली इसको नहीं करते, लेकिन अगर डिले हो जाएगा कोई बात नहीं, वो किसी और के हवाले आप करते हैं कि भी इसको आप किसी को करने के लिए दे देते कि प्लीज ये काम कर देना, अगर वो थोड़ा लेट भी हो जाता है डजेंट मैटर। तो 80s का पार्ट है। और दूसरा जो है प्रोक्रेस्टिनेटेबल है, कि आपको काम उसको वो मतलब है नहीं कर रहे आप, लेकिन अपने आप को टाइम वहां पे जाया कर रहे हैं, कोई काम है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप वहां पे टाइम जाया कर रहे हैं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझने की जरूरत है कि आप 20s में कितना टाइम दे रहे हैं और 80s में कितना टाइम दे रहे हैं, और इसको शाम तक देख लीजिए कि टाइम आप कहाँ पे कितना क्या स्पेंड कर रहे हैं। तो ये दोनों पार्ट है जिसको सुबह जानने की जरूरत होगी। मैं आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं मजीद, इसको टाइम को मैनेज करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए हम इसको आगे मजीद एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये हमारे पार्ट्स हैं 20s और 80s, और हमें 20s में रहना है तो में हमें 80% उसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। लेकिन हमारा टाइम अगर 80s में गुजरेगा तो उसकी वैल्यू हमें सिर्फ 20s मिलेगी, फिर 80 वैल्यू नहीं मिलेगी। और अगर हम 20s में रहेंगे तो हमें उसकी वैल्यू 80% मिल जाएगी। Things which are most important cannot be put on the mercy of things which are least important. गोइथे ने कहा, things which are most important cannot be put on the mercy of things which are least important. डेनिस वेटले ने कहा था, लेट अस नॉट मेजर इन माइनर्स। हमें छोटी छोटी चीजों में अपने को बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद बड़े बने, माइनर चीजें खुद ब खुद ही होती जाएगी। सो आगे मूव करते हैं हम। अब हमारी डेली हैबिट्स क्या होनी चाहिए, हम डेली हैबिट्स में कैसे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, हम सब सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद अपने दिन को स्टार्ट करते हैं। आवर्स कह सकते हैं उसको, कि हमें स्ट्रेंथ वहां से मिल जाती है, हमारी लाइफ का वक्त शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप उस वक्त आवर आवर में क्या करना है कि आप अपनी पर्पस स्टेटमेंट अगर आपने लिख ली हुई है तो आपने पर्पस स्टेटमेंट डेली उसको पढ़ना है, लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि जर्नल पे सबको कह दिया हुआ है। तो अगर आपने पर्पस स्टेटमेंट बना ली है आपकी तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी नहीं बनानी तो प्लीज वर्क करें, वो 3 मेजर क्वेश्चन जो है उसके ऊपर आपको एक्सप्लोर करते जाए, ताकि अंदर की अवेकनेस तो शुरू हो ना। एक वक्त तो गुजर गया बहुत सारा, और जो बाकी वक्त है उसको तो किसी पर्पस के लिए, किसी मकसद के लिए जाना चाहिए। तो पर्पस स्टेटमेंट पढ़नी है पहले पावर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर
आप दिन को प्लानिंग करेंगे कि मैं दिन को मैं ये वक्त, मिसाल के तौर पे आपका काम 9 बजे शुरू होता है या ऑफिस 9 बजे शुरू होता है, कि 9 बजे क्या करना, 10 बजे क्या करना, 11 बजे क्या करना, और शाम तक आपने टाइम को प्लान कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिन को आप करने के बाद आप उसको आप फोर्स ही करें। दिन को कैसे, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने के बाद लंबे सांस, 2 4 5 ऐसे ही 4 3 मिनट के बाद उसको कैसे करो। ये 4 3 मिनट के बाद 29% आगे इस तरफ, अच्छा सॉरी सर, थोड़ी देर ये के लिए चार्जिंग गुजारने के बाद। जी सॉरी। अच्छा, मैं समझा कि शायद वो नहीं वहाँ कहीं लास्ट टाइम की तरह डिस्कनेक्ट हो आप गया। जारी करें। जी। तो जी मैं आ रहा हूं। तो हम आ रहे थे कि पर्पस को, आप पर्पस स्टेटमेंट को रीड करना है, प्लानिंग करनी है। टेक 1 के लिए आपने उसको फोर्स ही करना है पूरे दिन को। 9 बजे क्या करना है, और करता हुआ देखना है अपने आप को। या आप ये समझ लें कि आपने विजुअलाइज करना है पूरे दिन को। जो आपने प्लानिंग कर ली है उसको विजुअलाइज करना है, आंखें बंद करके, लंबा सांस लेके, और बिल्कुल अपने को महसूस करना है कि आपने ये काम आज इस तरह करना है। वी कैन कॉल इट पावर अवर। उसकी पॉइंटिंग में बाद में आपको बताता हूँ। फिर हम एफटीएफ कहते हैं। एफटीएफ हम कहते हैं, नॉर्मली तो हम कहते हैं एफटीएफ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट को। द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ, हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस इज पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। लेकिन एनएलपी में जो हम लर्न करते रहे हैं वो यही है कि फियर्ड थिंग्स फर्स्ट, फियर्ड थिंग्स फर्स्ट। तो उसमें जो हम करते हैं कि पेन को पहले शेड्यूल करते हैं, प्लेयर को बाद में आने देते हैं। तो उसमें जो आपको, आप उस दिन में देख रहे हैं कि जहां भी आप समझते हैं कि आप कहीं अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या आप कहीं जो आप हेजिटेट हो रहे हैं उसके लिए, उसको सबसे पहले करना है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आपने अगर कर ली है तो आप उसमें उस पार्ट में आप ग्रो कर जाएंगे। तो ये भी उसका हिस्सा बन जाएगा। फिर आपने गोल सेट किए हुए हैं, जिस गोल सेट करने के लिए उसमें 3 एरियाज हैं, जिन 3 एरियाज में आपने उसको अपने टाइम को स्पेंड करना है। पहला क्या है कि जो सेल्फ के ऊपर आपने कहा जी कि मैंने बॉडी की भी केयर करनी है, मैंने एनर्जी की भी केयर करनी है, मैंने रिलेशनशिप की भी केयर करनी है। तो एक पार्ट है इस चीज का कि आपने सेल्फ के ऊपर अपना जो काम करना है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंड है, स्टडी करनी है, जो कुछ भी करना है, तो वो आपका सेल्फ का पार्ट। फिर आप दूसरों के लिए क्या करना चाहते हैं, किसी को कैसे हेल्प करना चाहते हैं, किसी को कैसे मेंटरिंग करना चाहते हैं, तो सेकंड पार्ट है। तो वो भी आप किसी को कहते हैं कि अगर आप इफ यू आर टीचिंग समबडी, कि भाई किसी को सिखाओ कि किसी को एक फिश दो, तो आप उसको सिर्फ एक दिन के लिए या एक वक्त के लिए आप फीड करते हैं। लेकिन टीच हिम हाउ टू फिश, तो आप उसको पूरी जिंदगी के लिए सबक सिखा देते हैं, सिखा देते हैं। तो आप अदर्स के लिए क्या कर सकते हैं, टीचिंग देम फिश, पकड़ना सिखाते हैं, जो उनको फिश दे दे दिए जाते हैं। इवन अपनी फैमिलीज के लिए, इवन अपने बच्चों के लिए, इवन अपनी बहन भाइयों के लिए उनको सिखाना है कि भी आपने फिश कैसे पकड़नी है, बजाय इसके कि आप उनको खाने पीने के लिए खुद ही देते जाएं। तो अदर्स के लिए आप क्या काम करते हैं, मेंटरिंग करते हैं। तो मेंटरिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपने सेल्फ के ऊपर भी काम कर लिया, आपने दूसरों के लिए भी हेल्प आउट किया, उनको गाइड किया कि वो क्या करें। और तीसरा पार्ट जो आपका बॉटम लाइन का, जो आपने गोल सेट किए हुए हैं, वो आपका वर्क है कि आप काम करना है। तो उसमें आप क्या डे बाय डे कैसे ग्रो करते जाते हैं, कैसे मूव ऑन करते जाते हैं, कैसे स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं। तीसरी जो है वो आपकी बॉडी थी, हमने कहा था एनर्जी, जहां से कि आपको एनर्जी को गेन करने के लिए, फिजिकल एनर्जी को गेन करने के लिए, बाकी एनर्जी भी आपको आपके दिल से मिलती है, हार्ट से मिलती है, आपको अपने इंटेलेक्ट से मिलती है। यानी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों आपको एनर्जी भी दे रहे होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी की भी जरूरत है कि आपको एनर्जी मिले। तो उसके लिए जाहिर है कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो अवेकन हो जाएगी। तो फिर आप खुद खुद इंशाल्लाह मूव ऑन करेंगे, और उस एनर्जी को मूव ऑन करने के लिए, बॉडी को मजबूत करने के लिए, वो सदाकत के लिए, जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे।
तो उसमें पैकरे खाकी को जान पैदा करने के लिए भी ज़रूरत है कि आप अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जी को अवेकन रखने के लिए अपनी बॉडी को भी फिट रखें, उसको भी मजबूत मजबूत करें। मेंटरिंग का मैंने कह दिया कि टीच हाउ टू फिश, जो कैसे सिखाना है लोगों को कि वे अपने काम को जिम्मेदारी खुद लें, बजाय इसके आप लोगों की जिम्मेदारी लेते रहें। देखिए, जब हम स्टडी कर रहे थे तो दो पार्ट हमने देखे कि दो तरह के लोग हैं जो थोड़ा साइकिक प्रॉब्लम्स में आते हैं। उसमें एक तो यह है कि न्यूरोटिक है, और एक जो है वो कैरेक्टर डिसऑर्डर। कैरेक्टर डिसऑर्डर बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। कैरेक्टर डिसऑर्डर कहते हैं कि जी मेरे साथ, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो वो भी उस न्यूरोसिस में रहते हैं। और दूसरे जो है वो न्यूरोटिक हैं। और न्यूरोटिक लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। वो दूसरे लोगों की जरूरत पूरे करते रहते हैं, दूसरे लोगों की जिम्मेदारियां लेते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। अ, यानी दोनों ही इररिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों ही जिम्मेदारी नहीं लेते। एक तो बिल्कुल ही नहीं लेता, दूसरा जिम्मेदारी अपनी नहीं लेता, दूसरों की जिम्मेदारी लेता है। तो आप जब मेंटरिंग करते हैं तो उसमें यही लर्न करने की चीजें हैं कि आप खुद भी सीख जाएं कि अभी आपने फिश खुद कैसे पकड़नी है और कैसे आगे देनी है, और दूसरे लोगों को भी सिखा दें कि भी अपनी जिम्मेदारी को खुद लेना पड़े। तो टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल हेल्थ। फिर हम छठी हैबिट के ऊपर आते हैं, जो कि होती है कि आप देखें, जब आप खुसूसी तौर पे जब कहीं आप इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होते हैं, क्वेश्चंस आपके जहन में चल रहे होते हैं और आप वाकई रहनुमाई की तरफ गामजन होते हैं और अपने अंदर के साथ सिंसेरिटी के साथ कनेक्टेड भी होते हैं, तो फिर आपको चलते चलते कहीं से वो आप जा रहे होते हैं वॉक करने के लिए, तो फिर आहा, अच्छा, तो इसका मतलब ये था। तो ये एक आहा का एक्सपीरियंस है। तो ये जब आप इन तरह की एक्टिविटी में, जैसे मैंने कहा कि पर्पस एक्सप्लोरेशन की हम कर रहे हैं कोशिश, हमने क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए अपने आप से, और उसमें हमने ये जान लिया, तो ये आपको ऑटोमेटिकली आहा का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। वन गुड डीड टंगलेस किल्स अ थाउजेंड येट अनबॉर्न। तो आपको आहा का जो एक्सपीरियंस है कि आहा, अच्छा, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था। और देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस्तिखारा के हवाले से भी हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप इस तरह से कनेक्टेड होते हैं तो इस्तिखारा, जब आपका जो क्वेश्चन आपके जहन में आए हो तो अंदर से जवाब आ जाता है कि हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है, तुम ऐसे कर लो। और वो आपके इत्मीनान वाला जवाब होता है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो ये आहा का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने पूरा दिन, सारा दिन गुजार लिया, आपने एक 24 आवर्स की जो प्लानिंग आपने की हुई थी कर ली, शाम का वक्त आया, तो फिर टेक टू करना है आपने। टेक टू का मतलब क्या है? टेक टू का मतलब यह है कि अब आपने फिर वैसे ही रिलैक्स होकर बैठ जाना है। रिलैक्स होकर बैठ के लंबे सांस लीजिए। लंबे सांस लेके आप आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद आप सुबह जैसे दिन आपका शुरू हुआ था, उसको वन बाय वन काउंट करते जाइए कि मैंने क्या तय किया था, क्या वो सारा कुछ हो गया एज पर माई प्लानिंग, या क्या नहीं हुआ, और कहाँ पे चैलेंज आया है। और उस चैलेंज को आप बेशक नोट कर लें, बेशक अपने सामने आइडेंटिफाई कर लें कि अच्छा, ये प्रॉब्लम मुझे हर वक्त ही आता है, मुझे उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये कम से कम आपका जो पूरे दिन का जो आपका वो एक एनालिसिस है, वो सारा सामने आपके आ जाएगा कि पहले जब आपने दिन शुरू किया था तो आपने पूरे दिन को अपनी सारी उसके साथ विजुअलाइज कर लिया था। और विजुअलाइज करने के बाद अब शाम को उसको देखना कि क्या वैसे ही हुआ जैसे मैं चाहता था, या इसमें कुछ इश्यूज आए हैं जो मैं हैंडल नहीं कर पा रहा, तो मुझे कैसे हैंडल करना है। तो ये आपका टेक टू हो जाएगा। सुबह शुरू किया, प्लान किया, विजुअलाइज किया, आखिर में शाम को उसको सिर्फ स्टडी किया और उसको एनालाइज किया और उसको देखा कि क्या इनके इस सारी प्लानिंग के वक्त में कितने पॉइंट्स हासिल करते हैं, कितना आप उसमें जो है वो मूव ऑन कर गए हैं सक्सेसफुली।
तो जैसे मैंने कहा कि हमारा पावर आवर्स में है, अगर आपने वो कर लिया तो अपने आप को 2 पॉइंट्स दे लीजिए। आप 2 पॉइंट्स उसके ले लीजिए। एफ टी एफ है। जैसे मैंने कहा कि हम एनएलपी में तो उसको फीड थिंग्स फर्स्ट कहते हैं, लेकिन अगर आप उस स्टेज में भी हैं तो आप कह लें फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कर लीजिए। तो अगर आपने वो फीड थिंग फर्स्ट कर ली है, या फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जो आपने डिटर्मिन किया होता कि ये मैंने आज करना ही करना था, कर लिया है, तो 1 पॉइंट आपको उसका मिल जाएगा। फिर आपके गोल्स हैं, जिसमें बॉटम लाइन हमने कहा हुआ है। उस गोल्स में आपने लिए क्या करना, जो सोचा था कर लिया था आपने। जो दूसरों के लिए सोचा हो था क्या आपने वो कर लिया था। जो काम का आपने प्लान किया था कि मैंने ये काम सारे कर लिए हैं। अगर ये सारा कुछ कर लिया तो फिर आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर कुछ रह गया, मिस होगा, तो आपको उसको 2 पॉइंट दे लीजिए, जैसे भी आप उसको मैनेज करना चाहें। अब आप, जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें जाहिर है कि बॉडी का पार्ट ज्यादा आ जाता है, कि उसको बॉडी को भी हेल्दी रखने के लिए कि आपने रेस्ट किया, ये देख लीजिए। न्यूट्रिशन आपने सही ली, गज़ा जो आपको खानी चाहिए तो वो आपने सही खा ली, ये देख लीजिए। एक्सरसाइज करना थी, आपने बॉडी को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज कर ली। वॉकिंग के लिए जाना था, आपने वॉकिंग कर ली। योगा करना था, मिसाल के तौर पे योगा कर लिया। या कोई भी एक्सरसाइज ऐसी थी जो आपने अपनी हेल्थ के लिए क्या डिजाइन अपना प्लान किया होता, वो कर ली है। अगर ये चीजें आपने कर ली तो उसको 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। मेंटरिंग का नंबर है कि आपने किसी को अच्छी बात सिखा दी है, कि इसको चीज अच्छी बता दी है, कोई अच्छी बात समझा दी है, तो आपको 1 पॉइंट उसका मिल जाएगा। आहा, क्या सारा दिन में कोई ऐसी चीज नहीं है आपने सीख ली है, आपके वो एक तरह से इन इनपुट हुई है कहीं तरफ से, कहीं से आपको आहा का एक्सपीरियंस हुआ है। अगर वो हुआ है तो उसको लिख लीजिए। आहा को लिखना है, नोट करना है अपने जर्नल में, कि आज मैंने ये चीज जो है वो एक्सपीरियंस कर ली है आज मैंने। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी राइटिंग है। पॉइंट्स आप ले रहे हैं, मंथली बेसिस में आप उसकी स्टडी करेंगे तो फिर आपके जो टारगेट्स है जो वो आपको आगे मिलते जाएंगे। जी, आप, मेरी आवाज आ रही है जी सबको? जी सर, आ रही है, शुजा भाई? बिल्कुल आ रही जी आ रही है जी। अच्छा, पर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। तो अब हम दिन को, जो मैंने जैसे किया, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। लेकिन ये दिन को जो हमने मैनेज करना है, जैसे ये मैंने सिर्फ एक ये आपको लिस्ट बना दी ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे, और आप इसको फॉलो कर सकें कि आपने 9 बजे क्या करना है, 10 बजे क्या करना है, और फिर ये शाम तक आप रात के 10 बजे तक जो भी आप टाइम प्लान करते हो प्लान करते जाएं। और उसके बाद फिर आप उनको पॉइंट दे लीजिए। मैंने साइट के ऊपर सिर्फ लिस्ट बना दी है कि आप इस तरह का एक पेपर तैयार कर लीजिए, जिसके ऊपर आप अपने टाइम को भी मैनेज कर लीजिए पूरे दिन के लिए, और फिर उसको पॉइंट्स भी आप बना लीजिए, और देखिए कि आप कितना मूव ऑन कर पा रहे हैं अपने उसके ऊपर। तो अब हम इसको आते हैं इस तरफ। ये तो टाइम के हिसाब से अब मैंने बता दिया आपको। पिछली दफा हमने बहुत सारी चीजें की थी, और उसमें बहुत सारे सवाल भी होंगे। लोगों ने क्या सवाल पूछे अपने आप से, क्या उनको जवाब मिले, उनको कोई ऐसी चीज का क्वेश्चन हुआ जहां से उनको समझ नहीं आई। जैसे मैंने कहा कि अपना काशिफ कह रहे थे कि जी वो सीक्रेट ड्रीम क्या होता है। सीक्रेट ड्रीम हमने तो एक्सपीरियंस कर लिया था। आपने, जब हमने सेशन में कराची में आए तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे ना, चेंजिंग द सेंटर, वो चेंज और एक्सप्लोरेशन कर रहे थे हम। तो वन बाय वन सारे सीक्रेट ड्रीम्स ही थे जहां हम जाते थे, अल्टीमेटली हम सही सीक्रेट ड्रीम का भी पता चलता था कि सीक्रेट कर चुके थे। तो अगर जरूरत पड़ेगी फिर कभी किसी वक्त कर लेंगे। तो इस वक्त जो है, मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने कुछ सवाल करना है टाइम के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, तो वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम दूसरे पार्ट पे चले जाते हैं। जी, कोई सवाल? ये काशिफ का सवाल आ रहा है। काशिफ आ जाओ इधर ही। कैमरे में। So, Assalamu alaikum, sir. First of all, thank you very much for very comprehensive explanation. So we are really grateful. My question is, sometimes what happens is that
Uh, like it's a very personalized question, so मैं primarily अपनी बात कर रहा हूँ. I'm not sure कि ये सबके साथ होता है, but ये मेरे साथ होता है. So there are times when I just lose track of time. Like I get either involved into something at such a level, yeah, I just get too much distracted. So either way. So how do I like, as a result, I end up losing time for different things. So how do I manage this? काशिफ, देखिए, मैंने दो चीजें बताई थी. एक तो यह है कि आप इंटेलेक्चुअली किसी चीज को अंडरस्टैंड भी कर रहे थे, सब कुछ हो रहा होता है. मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि ये हम कॉन्शियस लेवल के ऊपर नहीं कर पाते. हमें इंटरनल साइड पे जाना पड़ता है, अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर जाना पड़ता है, सब कॉन्शियस को जाके टच करना पड़ता है. और एनएलपी में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमने वहां से लर्न किया सब ने. बहुत अच्छे टूल्स हैं जो इंसान को उनसे बाहर निकालते हैं. अब चूंकि हम ये सारा एक आधे घंटे का, पौने घंटे का काम करते थे, कि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो आ जाती है, लेकिन इनर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, या इनर जो हमारी एक तरह से उसको, उससे मतलब किसी चीज का डर है, फोबिया है, जैसे बहुत से हमारे स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम भी हमने अपने सेशंस किए हैं, उनके फोबियाज क्योर हो गए सेशन के दौरान ही. और फोबिया एक बहुत बड़ा पार्ट होता है. फिर बैड बैड मेमोरीज चल रही होती है. बैड मेमोरीज का बहुत एक पार्ट होता है, वो बैड मेमोरीज भी हमने क्लियर कराई. डॉक्टर साहब आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकती हैं उसके हवाले से, कि वो कौन से प्रोसेस थे जिनके जरिए वहीं पे उसी सेशन के अंदर ही उन्होंने कहा ओके जी, ओके, ठीक हो गया. और फिर पता चला कि वो सेशन आज करके गए हैं, और कल जाके वो ऑफिस में पहले बात नहीं अपने बॉस से कर पाते थे, फिर उन्होंने बॉस से बात कर ली, और फिर वहीं से मुझे भागे भागे टेलीफोन करते हैं, सर सर जी मैंने वो बात कर ली जी, बहुत अच्छा होगा, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया. तो वो अंदर की जो सारी चीजें ना अपनी उसमें तब्दीली लाने के लिए ज़ाहिर है हमें अंदर ही घुसना पड़ता है. और वो हम बहुत अच्छा माशाल्लाह करें कि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता. लेकिन वो हमारे पास आधा पौना घंटा यहाँ सेशन में होता है, और सच्ची बात अभी हम डेढ़ महीने के बाद दोबारा कर रहे हैं. अब एक चीज आपने पहले कह दिया था कि जी आपने टास्क बहुत ज्यादा दिया, हाउस हाउस टास्क बहुत ज्यादा दे दिया, हमें करना पड़ेगा. और वो क्वेश्चन भी वाकई सीरियस हैं और डीप हैं, लेकिन जब आपको उसकी तलाश होगी तो फिर आपको जवाब भी बहुत आसानी से मिलना एक वक्त तक रुकावट बनती है, उसके बाद माशाल्लाह सारी चीजें ओपनिंग होना शुरू हो जाती है. तो आज मैं थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करवाऊंगा. उस एक्सरसाइज से मुमकिन है आप उसको हेल्प कीजिए, कोशिश कीजिए उससे हेल्प करने की. तो वो भी करवाएंगे. जैसे मैंने कहा बैड मेमोरी भी हमने हैंडल किया. फिर हमने वो एक 6 स्टेप्स रीफ्रेमिंग है, अगर वो लेकिन वो पर्सनली करना पड़ते हैं. पर्सनली से मुराद है कि जब हम सेशन कर रहे होते थे उस वक्त ये था कि सारी चीजें सिखा दी, तो ग्रुप के अंदर जो पार्टनर थे एक दूसरे के साथ बैठ के, तो वो उसको एक्सरसाइज कर लेते थे, और उसमें वो रिकवर कर जाते थे अपने आप. मेरी आवाज खोलें सर? तो उस हवाले से हम, जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं ना, वो तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतनी काफी है. और जो दूसरा हाँ आप जी कह जी जी. रहे हैं, जो जो आप ग्रुप में आप हमें 6 रिफ्रेमिंग ग्रुप में भी करा देंगे ना, तो माशाल्लाह यहाँ सब समझदार लोग हैं, एनएलपी से बहुत वाकिफ हैं वो. आप प्रोग्राम कर लेंगे उनको, जूम पे भी कर लेंगे, हम लोग उसको कैच कर लेंगे. वो करवा ले. अच्छा अच्छा, चलो, नहीं इस टाइम नहीं, अच्छी नेक्स्ट टाइम, बात. बिकॉज ही विल एक्सप्लेन इट ना कि वो क्या होता है 6 फ्रेमिंग. बहुत अच्छा वो एक्टिविटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है. स्विश भी और वो भी, तो ये स्विश और नेक्स्ट टाइम आप ये दोनों हमें 5-5 मिनट या जितना भी आप टाइम उसको असाइन करना चाहें तो हमें करवा दीजिए, जैसे हम वर्कशॉप में करते हैं. तो इंशाल्लाह मैं, तो ये हाँ हाँ हम सब हाँ हाँ कैच हाँ, कर लेंगे, हम वो आपके जैसे, साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह, पे सब करेंगे आपके साथ. नहीं आप नेक्स्ट वो उसको थोड़ा प्रैक्टिकली सा करवाएंगे खुद ना, खुद तो करवा आप दिया कीजिए. प्रैक्टिकली करवा दीजिएगा तो हमें समझ तो आ जाएगी. आज मैं, अभी आज आप कुछ वक्त और है या करवाएंगे?
नहीं नहीं, टाइम है, अभी आप सवाल करवाइए। अभी सवाल जवाब ले लें कुछ और। हाँ मैंने कहा आज वक्त है। हाँ, तो फिर बस आप बताएं क्या करें। मैं ये कह रहा था कि कुछ सवाल ले लें अब, मतलब एक सवाल हुआ है अभी तक। हाँ, अगर किसी को सवाल करना है तो प्लीज आप अपना उधर जूम पे हैंड रेज कर सकते हैं, तो फिर शुजा आपको साउंड दे देंगे, माइक दे देंगे। मेरा क्वेश्चन है। जी जी, रिजवान का क्वेश्चन। अच्छा, आप ये एक प्रेजेंटेशन क्लोज कर दें तो फिर हम। हाँ, प्रेजेंटेशन क्लोज कर दें और आप फुल स्क्रीन पे आ जाए। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। मैंने कर दिया है। जी जी, जी वालेकुम मतलब सलाम, रिजवान कैसे हैं? पहला ग्रुप का भी क्वेश्चन है। ओके, मगर पहले आप रिजवान का जी ले सलाम लें। अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान का क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सलाम अलैकुम, मैंने सुन लिया। मैंने कहा बड़ी देर के बाद नजर आए हैं आज आप। अच्छा देखा, आपको मिस कर अच्छा सर, मैं ये कह रहा था ये प्रेजेंटेशन हटा दें, क्लोज कर दें। करनी थी क्लोज मैंने। दें। एक मिनट एक मिनट अच्छा ठीक है। एक मिनट। वो ये मेरा बंद मेरा हो ख्याल गया। मैंने मिनिमाइज कर। हाँ, मिनिमाइज कर दें, नहीं उसको छोटा कर दें, इसको बड़ा कर मैं दें। अच्छा अभी आ रही, सॉरी, ओहो एक मिनट। टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं साथ साथ। हो गए इससे खत्म? नहीं खत्म हो होगी, गए? इससे नहीं होगी। अभी चले हुई नहीं? चले छोड़े छोड़े चले छोड़। छोड़ दे, टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम रिजवान बंद कर दूं? सर ये जो आपने आहा कहा, ये आहा तो अगर जो मैं नहीं, मैं समझा मैं कर देता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं दोबारा एक छोटे से एक्सरसाइज करवानी है, मैं बाद में खोल लेता हूँ। ओके। अब ठीक है? नहीं नहीं होगी, चले छोड़ दें आप। हो नादिर गई? साहब रहने दें इसको, आप इनका क्वेश्चन सुन लीजिए। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। चले, अब हो गया। जी, अब ठीक है। नहीं होगा। ठीक है सर। नहीं, हाँ हाँ अब हो गया, हो गया। अब हो गया। अच्छा, ओके। हो ओके, गया। मैं वो बुला रहा था। जी रिजवान बोलिए। सर जी सर। मैं ये पूछ रहा था सर कि जो आपने आहा को कहा, तो मैं समझाऊं आहा को कि हम पूरे दिन में हमने कोई ऐसी एक नई चीज सीखी जिसको हमने जो आपने बताया कि हमने उसके लिए कहा कि यार ये तो हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। ये मैं सही समझाऊं सर? हम्म, ठीक है। मैं मैं इसको थोड़ा सा अगर दोबारा एलेबरेट कर दें आहा को। आहा को, अच्छा। देखिए, एक तो ये है कि हम ये जब लर्न कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे, पहले तो ये है कि आपने अपने आप से कोई सवाल पूछा ही नहीं होता। अब आपने सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं, और हम पहले इसको कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि आस्क गुड क्वेश्चंस, डू नॉट थिंक ऑफ पिंक एलिफेंट, थिंक वेयर यू वांट टू गो। अब आपने क्वेश्चन तो जब पूछना शुरू, पहले तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे थे कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, मिसाल के तौर पे। अब हमने क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब मुझे इंपॉर्टेंट है कि मेरे जेब में पैसे आ जाए, मेरी जेब में ये आ जाए, मेरी जेब में वो आ जाए। ये तो आप पहले से करते आ रहे थे। लेकिन जब आप इंपॉर्टेंट का जानना चाहते हैं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपने ये भी पूछ लिया कि आस्क गुड क्वेश्चंस। तो फिर आपको ये भी जानना पड़ता है कि क्या वाकई मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है जो मैं पहले कर रहा था। फिर आपको वो चीजें भी सामने आना शुरू नजर आ जाएंगी जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और जब वो चीजें सामने आपके आना शुरू हो जाएंगी ना, तो वो आपका आहा हो जाएगा, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आहा उस वक्त आ रहा होता है जब आप किसी चीज के एक्सप्लोरेशन में होते हैं। आ- आप कोई चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो हल हो नहीं रहा, तो आप उसको ये नहीं कहते कि जी मैं इसको बंद कर दूंगा। आप कहते कि नहीं, मैंने ढूंढना। अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसा होता था कि पता लगता कि आप, ओहो यार ये क्या था, ये तो मुझे पता ही था, ओहो अच्छा तो ये मतलब था इसका। वो आहा का एक्सपीरियंस ही होता है। आप किसी उलझन में फंसे हुए हैं, किसी इंटेलेक्चुअल उलझन में भी फंसे हुए हो सकते हैं। आप उसकी तलाश करते जाते हैं, तलाश करते, हल नहीं मिल रहा कहीं। अचानक पता चलता है कि आप कहीं जा रहे हैं, तो ओहो अच्छा, तो इसका मतलब ये ऐसे किया जा सकता है। वाह वाह वाह, ये आहा का एक्सपीरियंस है। आप उसको नोट कर ले। लेकिन ये आहा के एक्सपीरियंस आपको उस वक्त आना शुरू हो जाएंगे व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू योर सेल्फ।
ये देखिए बहुत सारी चीजें, मिसाल के तौर पर मैंने जो एक्सपीरियंस की फ्रैंकली अपने अजीजों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी, कि वो कहते हैं इस्तिखारा कर लो यार, पता चला कि जी भाई अच्छा इस्तिखारा किया, न जी इस्तिखारा सही नहीं आया। नहीं, इस्तिखारा तो सही आ गया, जवाब मिल गया आप हमसे सही, एग्री नहीं कर रहे हैं। लेकिन मर्जी का नहीं था। अपनी हाँ, ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आया। वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आया। तो एग्जैक्ट वो बाद में करना वही चाहते हैं जो उनकी ख्वाहिश होती है, एग्जैक्टली। तो उसको फिर उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे होते तो क्वेश्चन तो मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे छोटी छोटी बातें आप जो हमें समझा रही हैं, मैं एक जिम्मेदार फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, और हमारे हवाले से हमारी फैमिलीज में क्या होता है कि जी बहनों को, बेटियों को, बहनों को जमीनें वगैरह के हिस्से नहीं देते, और वो बड़ा सवाल पूछते हैं, कहो जी लो जी बहनों को जमीन मांग ली, उन्होंने ये कर लिया, और फिर उनके हिस्से खाते हैं। अच्छा, आप इसको कोई दुनियावी तौर पे उनको किसी महफिल में या किसी बात करते, नमाजें भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, और हज्जत भी पढ़ेंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। तो जब वो आदमी सामने कहता, मैं तो सूरह निसाब पढ़ी, से कहता कि यार उनके हिस्से तो उनका हक नहीं मार के तुम जा रहे कहाँ, हिसाब तो अल्लाह ताला ने ले लेना पूरा जाके। तो फिर अंदाजा हो कहते आहा तो आ गया, लेकिन वहां हमारी जब ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आता तो हम कहते ये सारा सही नहीं है। और मालूम चला, हाँ, इस्तिखारा तो सही बात। यही आहत है कि आपको सच की तरफ जाना है। तो जब सच आपके सामने आता है ना, तो फिर आप उसको फॉलो नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है लाला ना, रुख, मिसाल के तौर पे आप जी, लाला रुख का सवाल है। मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैं चाइना से आ रहा था, तो मैं अपना बाय रोड आ रहा था जर्मनी से, ईरान में रुकना पड़ गया 2-3 दिन, और दो सवाल पूछते थे कि कौन कहाँ से हो, पाकिस्तान से। उस दूसरा सवाल ये होता था कि शिया हो या सुन्नी हो। अरे बाबा मुझे नहीं पता मैं शिया हो या मुझे नहीं पता सुन्नी हूँ। अब आया मैं जर्मनी से हूँ, जर्मनी वाले मुझसे पूछते हैं डू यू बिलीव इन गॉड, क्योंकि वो नीत्शे के हवाले से कहते हैं गॉड इज डेड, नो वेयर गॉड, गॉड तो है ही नहीं है। तो ये डिफरेंट किस, अब ये जब आप तलाश गॉड की शुरू करेंगे तो फिर आपको गॉड मिल जाएगा, और मिला है उनको, सिर्फ नाम नहीं लेते वो, इसलिए कि उसको कहते हैं कि वो तो खत्म हो चुका हुआ है। कहते क्या है, वो कहते हैं ग्रेस है, वो कहते हैं कि जी ये अनकॉन्शियस है, हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। जवाब तो उनको मिल गए हुए हैं, ये माइंड साइंसेस है क्या सारी। अब आप एवाटार को उठा के देख लें, आखिर वो वहीं पे पहुंचा है, कहाँ पे कि मर्ज हो जाके, मर्ज कर जाओ, ठीक है, और वहां पे जाके आप मिल जाओ आखिर वो। और फिर उसको क्या कहते हैं, ये कहाँ, ये क्या चीज है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस है जी ये। नाम नहीं देते क्योंकि नाम दूसरा सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वो अपनी जो वो बेच रहे हैं, अपनी क्वालिटी जो उसको बेच रहे हैं, उसको कह रहे हैं, कभी उसको इन्फिनिट लाला इंटेलिजेंस, कभी रुख, उसको प्रोविडेंस कहेंगे, कभी उसको कुछ कहें, उसका नाम अल्लाह शाह, उसका नाम गॉड नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो सच्चाई तो सामने आती है, सच्चाई अरे सामने उससे आती है, लेकिन हम उसको ऐसा नहीं मानते। बताना नहीं चाहते। और यहाँ भी एग्जैक्टली। देख लें, आप एक थोड़ी सी सच्ची बात कह के तो देखे थे, शाम तक आपके ऊपर फतवा लगा हुआ होगा तो ये वाजिब अनफॉर्चुनेट है कत्ल सच। हो गए होंगे। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच नादिर लाला साहब। रुख, अब सच लाला रुख तक एक पहुंचना सवाल बड़ा करना मुश्किल चाहती है, हूँ। सच तक पहुंचना बड़ा। बहुत जी शुक्रिया। लाला रुख सवाल करना चाहती हूँ। जी जी, लाला रुख का माइक खोल दिया। नहीं खुद खोलेंगे जी 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 आप। जी जरूर। लाला रुख अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कैमरा भी जी खोल वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम, वालेकुम सलाम। कैमरा भी खोल दे ताकि हम आपको देख सकें। कैमरा भी खोल दूं? खोल दीजिए, हाँ, खोल हेलो, अगर दीजिए। खोल दे तो अच्छा। हाँ, जी गुड। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जी सलाम। वालेकुम सलाम। जी जी सवाल वालेकुम सलाम, कीजिए। जी लाल। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है वो नाजिर साहब और डॉक्टर नरगिस दोनों से ही मेरा क्वेश्चन है। और काफी दिनों से ये क्वेश्चन जहन में आ रहा था। आज जो है वो टॉपिक उसी के रेलेवेंट टॉपिक आ गया। सो देर आर टू कॉन्सेप्ट। जब भी डिसिप्लिन की बात आती है तो हमें सबसे पहली एक चीज की, डिसिप्लिन की जब भी बात आती है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात आती है। जैसे अभी आपने सेल्फ लव भी बोला, तो आपने बोला कि सेल्फ लव में का भी एक एस्पेक्ट यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम करें और फिर अपने आप को डिसिप्लिन करें। तो एक कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन इसके बरक्स एक और कॉन्सेप्ट भी बहुत कॉमनली सुना जाता है, यहाँ पे भी हमारे सोल्सपा में भी डिस्कस हो चुका है। और उस वो इट इज समथिंग लाइक कि गो विद द फ्लो, कि गो विद द फ्लो के साथ साथ चलते रहें, रिजिस्ट ना करें, अपने आप को पुश ना करें बहुत ज्यादा। तो मुझे जो है वो ये लगता है कि जैसे ये दो कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में हैं।
अगर हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है तो हमें अपने आप को पुश करना है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और अगर हमें जो है वो अलाइनमेंट में रहना है with whatever you call it, the infinite consciousness or with Allah or with universe, जो भी है, तो जो है फिर हमें go with the flow करना है। तो अब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट में लगते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि इनके बीच में हमने कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है या कहाँ जो है किस कैसे समझना है कि किस वक्त हमें क्या करना है। इस वक्त क्या कर जी सर। देखिए, बात ये है कि लास्ट टाइम हम ये बात कर चुके, बी द फ्लो। अब गो विद द फ्लो की बजाय बी द फ्लो। और बी द फ्लो यही है कि आप आपके खुद अंदर का सच बाहर आ जाए। जब वो आपका सच बाहर आ जाएगा तो देन फिर आप खुद एक फ्लो बन जाएंगे, ताकि आपको लोग फॉलो करना शुरू करें। गो विद द फ्लो वाली बात नहीं है। अगर एक आदमी मिसाल के तौर पे गो विद द फ्लो जा रहा है लेकिन वो गलत रास्ते पे जा रहा है, तो वो गो विद द फ्लो जाना को ठीक नहीं है। जब आपको ये अवेयरनेस आ जाएगी कि ये मेरा रास्ता ठीक नहीं था, ये फ्लो सही नहीं, तो फिर आप गो विद द फ्लो नहीं जा सकते। फिर सर तो मैं इस चैलेंज पे बन गया। मेरा एक और क्वेश्चन आ जाएगा सर, इस पे मेरा एक जी। और क्वेश्चन है। अगर कोई जो है वो अपने पर्पस को और अपने फ्लो को समझ चुका है, ठीक है, तो जी, आपने कहा कि उसको भी रास्ते में खड्डे में नजर आएंगे, उसको भी रास्ते में डिचेस आएंगी, सब कुछ आएगा। बिल्कुल और आएगा। उन डिचेस से निकलने के लिए तो फिर उसको अपने आप को पुश ही करना पड़ेगा ना। तो वो अगर करना उसको पड़ेगा उस पुश। वक्त ये फीलिंग आ रही हो कि जो है ओके फाइन कि ये दिस इज द फ्लो, अगर वो डिच में गिरा हुआ है और उसमें उसको ये फीलिंग आ चल रही रहा है कि है। दिस इज द फ्लो, मे बी दिस इज नॉट द राइट पाथ, ठीक है, नहीं, तो फिर कैसे ये दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है? देखें देखें, नहीं 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 नहीं, बात से यही तो चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि जब आदमी कहता है कि मैं सच बोलना है, सच के ऊपर जाना है, और फिर वो सच ना बोल सके तो उसमें गड़े में तो गिरेगा एक दफा। लेकिन ये उसको पता चल जाएगा कि मैं गड़े में इसलिए गिरा हूं कि मैं ये सच नहीं बोल सका था, अब मुझे फिर आइंदा एहतियात करनी है। दूसरी, जब आप गो द फ्लो विद करनी है, तो आप अंबिया की तरह हिस्ट्री तो उठा के देखें। क्या उनको आराम से कंफर्ट मिल गई थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की या आप तारीख तो उठा के देखें, सवाल ही कर रहे थे ना वो, कि उनको पता नहीं चल रहा था सच क्या है तो खीर। और सवाल क्या था? सवाल ये था कि खुद ही ये बुत बना रहे हैं, खुद ही इनको पूजा किए जा रही है, कैसे इनके गॉड हो सकते हैं? फिर उन्होंने गॉड को ढूंढना शुरू किया। पहले कहा सूरज गॉड होगा, छुप गया, ये मेरा गॉड नहीं हो सकता। फिर उन्होंने चांद को कहा, फिर उन्होंने सितारों को कहा। जब नहीं समझ आई तो फिर उन्होंने सबमिशन कर दी। फिर सबमिशन कर दी कि या अल्लाह, इन्हीं वजह तो वजह लिल्लाज़ी फतर अस्समावाति वल अर्द हनीफ़म मना। तो उनको उन्होंने सबमिशन जब किया तो फिर अल्लाह ताला ने उनको बता दिया। फिर उनके टेस्ट बहुत ज्यादा हुए हैं। आग में उनको फेंका गया और उनको फरिश्ते आ गए जी कि हम बचा ले आपको। उन्होंने कहा नहीं, उसको पता ही है ना। तो जब इतना यकीन मजबूत हो गया, और फिर जिन अंबिया ने गलतियां की, अल्लाह ताला ने उनको थोड़ा थोड़ा सजा भी दी। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू कर ले, हम उसको बात कर चुके हैं कि उन्होंने कहा कि बिला तकरीबु हाज़िह शजरा, तो वो चले गए। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम जन्नत से तो बाहर निकलो पहले। फिर उसके बाद जो था वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात आप समझ ले। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे बुला दिया, उनको जाके बताना कि बंधन बैठा हुआ। मैंने कहा तुम मुझसे पूछो, उनको जवाब दे रहे हो। तो उनको 8 साल की सजा भुगतना पड़ गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ कि अल्लाह ताला को उनका इंतजार नहीं किया, खुद उठ के आ गए, तो उनको चला। तो गो विद द फ्लो का मतलब ही ये है कि आपके अंदर से जो एक आवाज आ रही होती है, उसको साथ गो विद द फ्लो करो। गो विद द फ्लो लोगों के साथ नहीं करो। अंदर के जो आपके आवाज आ रही होती है उसके साथ, लेकिन उसमें चैलेंज होगा। क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं और अंदर की फ्लो तो कहते हैं सीधा रास्ता इख्तियार करो, तो यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको पता चलेगा कि गलत आप काबे के गिर्द घूम रहे हैं, तो एकदम से आप में वो तब्दीली नहीं आ जाएगी। आपको पता है कि पूरा मजमा जो है इसके इर्द गिर्द घूम जा रहा है, तो फिर आपको आहिस्ता 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 बाहर निकलना पड़ेगा। टाइम खत्म हो चुका है, तस्वीर पकड़ लीजिए बैठ के कि अल्लाह का शुक्र मैं बाहर निकल आया हूँ। टाइम खत्म नहीं हुआ तो फिर जो है आप, अगर आप में ताकत और हिम्मत है तो सीधे रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए। जी। ठीक थैंक है यू जी। नादिर साहब, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। लाला रुख इसको नोट कीजिएगा। नाजिर साहब ने कहा है कि फर्स्ट यू बी द फ्लो and then you find the flow which matches your flow and then you get into it. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यही बात है, यही ठीक बात, है, यही बात है। चले सर, अब वो आप एक्सरसाइज करा दें, हमारा टाइम ऑलमोस्ट ओवर है। और ठीक हो
चलो और किसी छोटी का सी कोई मैं करवा सवाल देता है? डॉक्टर अबाब नजर आ रही है। हाँ, मैं एक्चुअली तो आज मेडिटेशन भी मैं करवाना चाहता था, सोच रहा था कि ये टॉपिक चूंकि इतना है, हो गया। आप करवा देना, करा दे कोई करा एक नहीं मिनट कि जरा, आप मैं ये करवा दें। बैटरी, जो क्वेश्चंस हैं वो लोग अपने लिख के रख लें और नहीं नेक्स्ट वो टाइम देर हो इंशाल्लाह जाएगी, देर हो जाए, आज स्टार्ट आज करेंगे। एक्सरसाइज करवाते अगली दफा करवा देंगे, जी जी, चलिए। अगली दफा करवा दें। एक मिनट जरा, जी जी, बैटरी लो हो रही है, मैं तो उस तसीम को कहूँ। एक्सरसाइज करा रहे हैं। तसीम, बैटरी तो नाम से बैटरी लो हो रही है। तुमने बोला है ना, अच्छा बैटरी लो हो रही है तभी अच्छा चलिए, ये किसी बैटरी कहती है, बार बार मैसेज दे रहा है, बैटरी लो हो रही इसमें मेरे वो आ जैसे गया। वो तहसीन का बेटा वो है। करवाता ठीक है, आप ठीक है, मेरा ख्याल क्लोज आ रहा है, बैटरी लो। चलो ज्यादा रुकता एक मिनट सिर्फ, ये एक मिनट। हाँ आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, ज्यादा रुकता करना। नहीं ध्यान आप ठीक है, बोल सकते हैं। ये जरा कहाँ से शुरू करें इसको? सेटिंग करते हैं, वो उन्होंने पावर अपने को आप कहाँ को से करें? म्यूट तो बंद कर कर दिया है। देता हूँ, बंद कर देता पहले, बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया? वो जो समझदार। प्रेजेंटेशन थी नहीं आवाज उसको जा रही कॉपी यंगर कर। जनरेशन इज ऑलवेज स्मार्टर देन। आज ऐसा करते, आज वो नहीं, मेडिटेशन में नहीं करवाता आज, ये अक्सर जो कहा है स्विश की एक्सरसाइज करवा देते हैं। काशिफ का जो क्वेश्चन था जी उसमें उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। आशिफ आप लैंड कर दें जमीन पे, आपके सवाल का जवाब आ रहा है जी। शुरू करें। लाइट्स में बंद करें। जी एक मिनट, हाँ एक मिनट, सबसे आखिर, सबसे आखिर, सबसे आखिर वाली, ओ ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ वाली, दोबारा प्रेजेंटेशन दे दो। नहीं वही से दे दो ना, हाँ प्रेजेंट, तो ऐसे भी ठीक है, छोड़ छोड़ दो करने का। ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं स्क्रीन नहीं। नहीं आ रही सर, मेरे को आप नहीं नजर आ आ रही, रही आप नजर आ रहे हैं सर। स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं नहीं दोबारा कर। मैं इसीलिए कह शेयर रही हूँ, करो, शेयर ना करो, करें शेयर कभी करें, कभी कर दें। या तो उसको भी शेयर आप करें, किया करें। ये आ गया है ना? ना? आप हाँ? हाँ अब अब आ आ रही रही है? आ रही। अब नजर आ रही है? जी, जी आ गई। ओके ओके ओके। काशिफ है? जी है सर। मौजूद है सर, सब मौजूद अच्छा है, है, शुरू करें। चल बहरहाल इसमें अब ये जरा देख लीजिएगा कि एक तो आपने कहा कि जी वो फीलिंग्स होती हैं या आप कर नहीं सकते हैं, एक अपनी वो पिक्चर जो कि आपका जो बिहेवियर है, जिसमें आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, जहां आपको इश्यूज आ रहे हैं और जिनको आप नहीं कर रहे, तो आप ये जो मेन स्क्रीन में आप देख रहे हैं, तो आप देखें कि उस बड़ी पिक्चर में वो देखें जो डिफिकल्ट बिहेवियर्स हैं, जो जो बिहेवियर पॉजिटिव नहीं है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी पिक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर कैसे बन रही है। या आप सिर्फ आंखें बंद करके सिर्फ उस पिक्चर को देखिए कि जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, और कौन कौन से एरियाज हैं, क्या क्या उसमें इश्यूज आ रहे हैं, और वो आपको पिक्चर कितना प्रॉब्लम दे रही है, और वो कितनी इश्यूज हैं, कहाँ कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं से कोई डर हो सकता है, या कोई भी ऐसा बिहेवियर है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जो आपको जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी मीटिंग्स में जाते हैं तो वहां पे आपको हेजिटेशंस होती हैं, या आपका डिसिप्लिन नहीं होता, या आप हेजिटेट महसूस करते हैं, या किसी महफिल में होते हैं तो कुछ आपको शर्मिंदगी का एहसास होता है, या किसी भी फैमिली मैटर्स में या ऑफिस के मैटर्स में कहाँ आप इश्यूज हैंडल करना चाहते हैं, हर कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जरा एक लम्हे के लिए उस पिक्चर को अपने जहन में ले आइए, जो भी जो बिहेवियर आपको डिस्टर्बिंग बिहेवियर लग रहा है आपको, तो ये सिर्फ बड़ी एक लम्हे स्क्रीन में के लाना है, लिए आप, छोटी में लाना जी फ्रेश करके बड़ी। है। छोटी में देखना है ना? छोटी में प्रॉब्लम देखना है क्या बड़ी में?
जी कोई भी आपकी ऐसी पिक्चर जो कि आपको क्लू यहाँ से मिल जाए आपका कि ये मैं यहाँ जब जाता हूँ तो मेरे साथ ये होता है, या मैं इस सिचुएशन में होता हूँ तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स होता है, नाजिर साहब, और मैं उसको। जी जी। वो अब छोटी फ्रेम में देखना है, बड़े फ्रेम में देखना है? नहीं नहीं, बड़े फ्रेम में, बड़े में बड़े फ्रेम बड़े में में कब बड़े तक में देखना बड़े फ्रेम में जी, बड़े फ्रेम है? में। कर सकते हैं। सिर्फ एक लम्हे के लिए आपने कहा, आपको 2-4 मिनट के लिए बेशक आंखें बंद करके देख लीजिए जो आपका ऐसा बिहेवियर है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। यहाँ पे आप सिचुएशन जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो सिचुएशन आपको एक लम्हे के लिए वो एक ऐसी सिचुएशन ले आइए जहां पे वो आपको डिस्टर्ब करती हैं। सिर्फ देख लीजिए, जान लीजिए कि वो कौन सी सिचुएशन है। ओके। जी ओके। ओके जी, हो गया। ओके। नाउ आप ऐसी आइडियल पिक्चर कि जब ऐसी सिचुएशन में होंगे तो आप कैसे अपने आप को आइडियली, कैसे अपने आप को देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी फिजियोलॉजी कैसे होगी, आपकी अंदर की फीलिंग्स कैसे होंगी, वो इस छोटी जो है बना हुआ फ्रेम, बना हुआ इस फ्रेम में अपने आप को कर लीजिए जो आइडियली आप चाहते हैं। कि नहीं ये तो ऐसा नहीं, हमेशा मैं वहां छुप जाता हूं, या मैं हेजिटेट करता हूं, या मैं अपने आप को खतरा महसूस करता हूं। लेकिन इसमें वो आप अपनी उस ताकत को, उस अपनी पिक्चर को, उस अपनी फिजियोलॉजी को, यानी आप उसको बिल्कुल विजुअलाइज कीजिए। आप बोल कैसे रहे होंगे, आपकी आवाज कैसे आ रही होगी, आपकी एनर्जी कैसे होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, ये सारी चीज उसमें आप इस पे फिट कर आइडियली जो आप अपने आप को देखना चाहते हैं उस सिचुएशन में। जब वो क्लियर पिक्चर आपके सामने, मजबूत वाली, स्ट्रांग वाली, कॉन्फिडेंट वाली पिक्चर आपको उसमें आ जाए तो फिर मुझे बता दीजिए। ओके। ओके जी क्रिएट हो कर गई। ली। जी हो गया। होगी। ओके। नाउ बहुत जल्दी से आपने आवाज से, ऊंची आवाज से भी कहना है, और बेशक अपनी फिजियोलॉजी के साथ भी, हाथ के साथ भी आप कह सकते हैं कि ये जो छोटी पिक्चर आपने अभी तैयार की है इसको एक्सपेंड कर देना है पूरी उसके ऊपर, पूरी पिक्चर में। और जो पुराने वाली पिक्चर उसको वॉश कर देना है। और लफ्ज आपने क्या बोलना है? स्विश। और उसको इतनी मतलब तेजी से बोलना है और 5-6 दफा बोलना है। और ये एक रेगुलर बेसिस के ऊपर, अगर फिर भी इश्यूज आते हैं तो रेगुलर बेसिस के ऊपर करना है। लेकिन ये आइडियल पिक्चर जो आपने बनाई है ये आपकी कंटिन्यूसली आपको सपोर्ट करती रहेगी। तो उसको जो आपको वॉश कर देना है और इस नई पिक्चर को उसके अंदर एंटर कर देना है। तो मैं अभी आपको 1 2 3 करूंगा और उसके बाद आप उसको स्विश कर नई पिक्चर को एक्सपेंड कर दीजिए और पुरानी पिक्चर को ओके। वॉश आउट कर दीजिए। ओके। 1 2 3। जोर से। स्विश। 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 कम से कम 5 दफा तेजी से कहिए, जोर से कहिए, और अपनी बॉडी के हिसाब से वैसे ही एक्सपीरियंस कीजिए जैसे आप वाकई असली। हाँ, ज्यादा। चलो, एक तो ये कीजिएगा कि इस पिक्चर को अपने जहन में काबू रखिएगा, इसको ठीक है। जाने नहीं दीजिएगा। और जब भी आपको वक्त मिले, 5 6 10 8 10 मिनट में खड़े खड़े बेशक जाते हैं, वॉक करते जा रहे हैं, आपको ख्याल आ गया उस पिक्चर का, तो आप करें वो पिक्चर को एक्सपेंड करते जाइए और पुरानी पिक्चर को वॉश, वो खुद ब खुद ही वॉश हो जाएगी। जब ये नई पिक्चर आ जाएगी तो खुद ब खुद ही वॉश हो जाएगी। ठीक है। और आप ये समझें कि उसको आपने क्लियर कर दिया है। स्विश स्विश स्विश, नई पिक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर आ जानी चाहिए, फुल हो जानी चाहिए।
वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस। तो इतना छोटी सी और इतनी इफेक्टिव ये ओके गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये स्विच टेक्निक आपने जी दोबारा सिखाई है बहुत अच्छे तरीके से। पहले सिर्फ हम टेक्स्ट को जूम आउट के लिए या वो थ्रो अवे के लिए यूज करते थे सर। नहीं वो अलग है, वाली अलग है। थ्रो अवे ये में भी स्विच करते हैं। वो अलग एक्सरसाइज है जिसमें बर्न करते हैं। हाँ हाँ वो फोबिया वो अलग एक्सरसाइज है। थैंक यू आप सर। क्या कह रहे हैं आप रिजवान? सर मैं ये कह रहा था कि स्विच की जो हमने टेक्निक पहले सीखी थी काफी अरसे पहले, उसमें ये था कि पहले हम जो है वो जूम आउट करते हुए वो उस तस्वीर को जो प्रॉब्लमेटिक तस्वीर होती थी उसको हम थ्रो अवे कर देते थे स्विच स्विच करते हुए। किससे सीखी? हम्म, नहीं नहीं, पहले उसको उसको वॉश कर देना, उसको क्लियर कर देना, उसको बिल्कुल उड़ा देना। उसको छोड़ दो, उसको छोड़ देंगे, ऐसे भी सिखा रहे हैं ना आप उसे। ठीक है नादिर साहब, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हमारा टाइम ओवर भी हो गया मगर कोई बात नहीं, स्विच हमने सीख लिया। और हम जैसे आप कह रहे ठीक है हैं ठीक कि है चलो। हम खुद अच्छा उसको वो अप्लाई कर सकते हैं, आप यही कह रहे हैं ना कि हम जब भी चाहें उसको दोबारा मेडिटेशन अप्लाई कर सकते करनी क्या है कह रहे हैं जी? मैंने कहा मेडिटेशन भी कराना चाहें तो करा देंगे, टाइम थोड़ा सा है। हैं। मेडिटेशन अभी फिर वो मैं जरा थोड़ा उसको वाकई आपको डीप ले जाना नेक्स्ट चाहता हूँ, टाइम उसका हाँ थोड़ा चले वक्त सही है, चाहिए होगा। ठीक है ठीक वो है। नेक्स्ट टाइम करेंगे। और बस हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। 1 मंथ का डेट हमारी सेट रखा करें। तहसीन को अलर्ट रखें, नेक्स्ट सदफ को टाइम अलर्ट इंशाल्लाह कर रखें, लेंगे। सबको अलर्ट रखें। तो बल्कि ये और वाला सही है ना कि फर्स्ट बेहतर ये है, बेहतर फर्स्ट ये है कि ट्यूसडे अगर ऑफ आप मुझे एवरी और याद करा दिया करें। आप मुझे फीडबैक दे दिया करें, ठीक ताकि मुझे ये ठीक। पता चलेगा कि जो मैं जो मैं बताना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, या जो आप सीखना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सर आप तो तो हमारे हमें सोल्सपा थोड़ा मेडिटेशन फीडबैक दे के जो दिया जो हमारे सोल्सपा मेडिटेशन के जो सेशंस होते हैं वो तो आप होते हैं ना, हमारे साथ ही होते हैं, उसी में सब क्वेश्चन आंसर हो रहे होते हैं। तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो जो ठीक है डायरेक्टली वो ठीक है। आपसे करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप अपना माइक खोल के आप इसका जवाब दे दिया करें। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाँ ठीक है, तो वो फिर बिल्कुल उससे ठीक लाइव रहेगा जो भी हम कर रहे हैं उसको। और फिर इंशाल्लाह क्या आप कह रहे हैं फर्स्ट वीक मैं कह रहा फर्स्ट हूँ हम ट्यूसडे। जैसे पहले तो हमने लास्ट रखा था ना, हाँ मगर मगर वो फिर नहीं 2 हो सका। वीक्स हाँ एक्सेस हाँ एक्स्ट्रा हो गए थे ना। तो नाजिर साहब आप अगर उसको अभी से मार्क कर लें अपने कैलेंडर को कि फर्स्ट ट्यूसडे। ट्यूसडे ऑफ द मंथ में अगर हम इसको पोटेंशियली ऑन रखेंगे, एक आध वीक आगे पीछे हो जाए तो चलो कोई ठीक, बात नहीं, ठीक आपके है जी, कन्वीनियंस ठीक, के हिसाब से। ठीक है ठीक ठीक, है, ठीक है ठीक है। चलें चलें जब, बहुत बहुत शुक्रिया हम सब की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अस्सलाम इंशाअल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम ठीक है जी, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज। क्लोज करें यहाँ, हम रेडी कराएंगे। जी अल्लाह।